उच्चस्तरीय समितीने सेवानिवृत्त IAS अधिकाऱ्यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार देखील आहेत त्यांच्यासोबत त्यांनी निवडणूक आयुक्तपदी 2 IAS अधिकाऱ्यांची सेवानिवृत्त निवड केली आहे। त्याच्यामध्ये एक आहे ज्ञानेश कुमार आणि दुसरे आहेत सुखबीर सिंग सिद्धू म्हणून। मग पुढे काय निवड केली आहे? निवड केली तर मी काय करू? चुनाव है, अपने अपने लोग बिठाएंगे। निवडणुका आहेत, निवडणुका पूर्णपणे ताब्यात घेण्याचा हा प्रयत्न आहे। जिंकण्याची खात्री नसल्यामुळे निवडणूक यंत्रणा ताब्यात घ्यायची असेल तर सगळ्यात आधी निवडणूक आयोग ताब्यात घ्यावा लागेल आणि निवडणूक आयोगावर आपले होयबा नेमावे लागतील। त्यानुसार जर हा निर्णय झाला असेल तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काय आहे? घटनात्मक पद्धतीने ही निवड झालेली नाही। घटनात्मक पद्धतीने निवडणूक आयोग काम करत नाही, हे अलीकडच्या त्यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे स्पष्ट झालेलं आहे। आता जे 2 निवृत्त सनदी अधिकारी निवडणूक आयोगावर आचारसंहिता लागण्याच्या काही तास आधी मोदी सरकारने नेमलेले आहेत, त्यांच्याकडून या देशाच्या जनतेला आणि लोकशाहीला कोणतीही विशेष अपेक्षा नाही। बोलिए सर। अरुण गोयल ने जिस तरह से रेजिग्नेशन दिया इलेक्शन कमीशन और उसके बाद 2 अधिकारियों को बात ऐसी है कि चुनाव यंत्रणा पूरे अपने कब्जे में लेने का ये प्रयास है, 10 साल से हो रहा है। चुनाव आयोग की उसका स्वतंत्रता के ऊपर हमेशा मोदी सरकार के रहते हुए सवाल उठाए गए। अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव कब्जे में लेना है, जितना नहीं है कब्जे में लेना है, तो सबसे पहले चुनाव आयोग कब्जे में लेना होगा और चुनाव आयोग में यस बॉस यस सर वाले जो उनके लोग हैं उनको अपॉइंटमेंट करना होगा। चुनाव कानून संविधान के आधार पर नहीं चल रहा है, एक आदेश से चल रहा है। बीजेपी लॉबी चला रही है। 2 निवृत्त अधिकारी को आप चुनाव आयुक्त के तौर पर अपॉइंट किया है, उनसे कोई हम उम्मीद नहीं रखते, न हमारा लोकतंत्र न हमारा देश। मुंबई इलेक्टोरल लॉबिंग करने की काफी पॉलिटिक्स हो रहा है। अभी बीजेपी के पास 60,000 करोड़ का फंड है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, और एक कंपनी है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सॉल्यूशंस, उन्होंने परचेज किए हैं 13,000 करोड़ से भी सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स ये जो गेमिंग और गैम्बलिंग कंपनी ने परचेज किए हैं, और ये बॉन्ड्स किसको दिए है सबको मालूम है। फिर भी छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हो रहा था तो वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर इसी मामले में रेड हो गई थी, गेमिंग एप्स के मामले में, मालूम है ना। लेकिन यही गेमिंग एप्स, गेमिंग कंपनी, गैम्बलिंग कंपनी 13,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदते हैं और वो इस देश की सत्ताधारी पार्टी के खाते में वो पैसा जाता है। मेगा इंजीनियरिंग, अब देखिए मेगा इंजीनियरिंग को कितना कॉन्ट्रैक्ट मिला है। बीकेसी में बुलेट ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट हो या और कोई कॉन्ट्रैक्ट, हजारों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट देकर उनसे सैकड़ों करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदा गया है, लिया गया है। हाँ, पाकिस्तान की कंपनी है उसमें, ये पाकिस्तान की कंपनी यहाँ इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदी करती है और बीजेपी के खाते में पैसा जाता है। इसलिए ऐसी बहुत कंपनियां हैं जिसके ऊपर ईडी सीबीआई ने रेड्स की है, एक्शन ली है, और उनका पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से राजनीतिक दलों के खाते में जाता है, खास करके जो सत्ताधारी है उनके खाते में जाता है। तो प्रधानमंत्री जी का जो न खाऊंगा न खाने दूंगा का जो नारा है वो कहाँ जाता है? एक उद्योगपति प्रधानमंत्री से मिलता है, दूसरे दिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदकर भारतीय जनता पार्टी के खाते में पैसा जाता है।
भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत कोई होगा तो प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएम केयर फंड, यही लोगों ने पैसा दिया है, इसलिए तो वो नाम नहीं सामने दे रही है। लाखों करोड़ जमा हुए पीएम केयर, जो प्राइवेट फंड है, और बताया गया कि ये सरकारी फंड है, ये प्रधानमंत्री कार्यालय का फंड है, लेकिन ये पूरी तरह से प्राइवेट ट्रस्ट, प्राइवेट फंड है। उनको भी यही लोगों ने पैसा दिया है। इस देश के इतिहास का ये सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा स्कैम है। और मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को अगर नैतिकता होगी तो एक दिन भी वो सत्ता पर नहीं रहेंगे। अगर नैतिकता के आधार पर बात करें तो आप सभी कंपनी देखिए, उसमें से लगभग 350 कंपनी ऐसी है जिसके ऊपर केंद्रीय जांच एजेंसी ने रेड्स की है, और जिनके ऊपर रेड्स होनी चाहिए, एक्शन होनी चाहिए, उनके ऊपर रेड्स नहीं हुए, वो लोगों का चंदा भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में चला गया है। सर, मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट के लिए अभी शरद पवार फैक्शन के जो लीडर्स हैं उन्होंने मीटिंग की थी शरद पवार के साथ कि वो जो सीट है वो एनसीपी को दी जाए। कहीं ना कहीं आप भी वो सीट के ऊपर आए कर रहे थे। कौन सी सीट? मुंबई नॉर्थ। ये सीट जहां मैं खड़ा हूं, यही सीट है। मुझे मालूम नहीं उस बारे में, लेकिन कल मीटिंग ना, आज मीटिंग है शाम को। आज हम शाम को बैठेंगे, वेणुगोपाल जी आ रहे हैं, शरद पवार साहब भी आएंगे, और मुझे लगता है लगभग सभी मामले सॉल्व हो गए हैं, सुलझा गए हैं। मुंबई की जो सीटें हैं उसके बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं है। महाराष्ट्र की 1-2 सीटें होगी, उसके बारे में शायद चर्चा हो सकती है, लेकिन सीट शेयरिंग लगभग पूरा हो गया है। प्रकाश आंबेडकर बोल रहे हैं मुझे मीटिंग के लिए बुलाए हैं, क्या आज की मीटिंग के लिए? प्रकाश आंबेडकर जी की मीटिंग को, प्रकाश आंबेडकर जी हमारे महाविकास आघाड़ी के सदस्य हैं। पहले वाले मीटिंग में प्रकाश जी आए थे। आज जो हम बैठे हैं वो कांग्रेस एनसीपी में थोड़ी बहुत जो बातें चल रही है उसके ऊपर चर्चा होगी। हमने वंचित बहुजन आघाड़ी को एक प्रस्ताव दिया है 4 जगह का। अब उनको विचार करना है उसके ऊपर, उनको विचार करके आना है कि ये 4 सीट हमने जो प्रस्ताव दिया है, जो उन्होंने मांगी थी हमसे, जब तक उनका प्रस्ताव के ऊपर उनकी चर्चा पार्टी में नहीं होती तब तक हम क्या चर्चा करेंगे। लेकिन प्रकाश आंबेडकर जी से भी हम अलग से चर्चा करेंगे। महाविकास आघाडीच्या बैठकीसाठी प्रकाश आंबेडकर यांना निमंत्रण नाही असं ते म्हणतात, आणि पाडापाडीचं राजकारण होत असेल तर आम्हाला नको असं देखील ते बोलतात। कोणी कोणाला पाडत नाही। हे पाडापाडीचं भूत कोणाच्या मानगुटीवरती का बसतंय मला माहीत नाही। महाविकास आघाडीमध्ये कोणीही कोणाला पाडापाडी करणार नाही। आम्हाला भाजपला पाडायचं, आम्हाला हुकुमशाहीला पाडायचं, हे प्रकाश आंबेडकर साहेबांना माहिती आहे। आजची बैठक महाविकास आघाडी म्हणून होत नाही, किंवा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये एखाद दुसऱ्या जागेवरून काही चर्चा होते, किंवा शिवसेना आणि काँग्रेसमध्ये एखाद दुसऱ्या जागेवरून काही चर्चा बाकी आहे, त्या होत आहेत, आणि त्या एकत्र होत नसून स्वतंत्रपणे होत आहेत। उद्या जर आम्हाला असं वाटलं की प्रकाश आंबेडकर आणि आमच्यात काही चर्चा करणं गरजेचं आहे, तर आम्ही व्यक्तिगतरित्या स्वतंत्रपणे करू। वंचित बहुजन आघाडीला आम्ही 4 जागांचा प्रस्ताव त्यांच्या समोर ठेवलेला आहे, आणि त्या 4 जागा त्यांनी जी आम्हाला यादी दिली होती 27 जागांची, त्यातल्या 4 जागा आहेत, आणि त्या 4 जागांवरती आता वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्यांनी निर्णय घ्यायचा आहे, आणि त्यांनी आम्हाला कळवायचं आहे की या 4 जागा संदर्भात त्यांची भूमिका काय आहे। याच्यामध्ये बोलवण्याचा न बोलवण्याचा मान सन्मानाचा प्रश्नच येत नाही। आम्ही कोणाला एकमेकांना निमंत्रण देऊन बोलवत नाही। महाविकास आघाडी हे कुटुंब आहे, प्रत्येकाने कधी येऊन त्या बैठकीत किंवा आमच्या चर्चेत सामील होऊ शकता। समाज माध्यमातून, ट्विटरवरून, फेसबुकवरून कोणत्याही आघाडीच्या जागा वाटपाची चर्चा कधीच केली जात नाही, आम्ही करत नाही, आपण पाहिलं असेल। आचारसंहिता कोणत्याही क्षणी लागू शकते, आता एवढा तास उरला असेल, अशा वेळी आपली भूमिका ठामपणे का मांडत नाहीये? आता आपण पाहिलं असेल जो बैठकीचा जो सिलसिला चालू, अजिबात बैठकींचा सिलसिला सुरू नाही। काल आम्ही सगळे
चांदवडला राहुल गांधी यांच्या मेळाव्यासाठी गेलो. तिथे आमची शरद पवार साहेबांची राहुल गांधींशी चर्चा झाली काही विषयांवर. त्या चर्चेसंदर्भात अंमलबजावणीसाठी काही गोष्टी आहेत, त्यासाठी आम्ही आज एकत्र बसतो आहोत. सर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेके रिपोर्ट जयराम सबमिट रमेश की ने गई कहा है कि प्रेसिडेंट. हर बार बीजेपी जो है वो परिवारवाद के ऊपर बात करती है, पर महाराष्ट्र में 20 में से 9 सीट जो है वो ऐसी फैमिलीज को दी गई जिनके खुद के सक्सेस है. ये बात सही है ना. आप मुंबई में देखिए, आप महाराष्ट्र में देखिए, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी की बेटी है, कोई किसी की भतीजी है. हाँ, पीयूष गोयल के पिताजी बीजेपी के ट्रेजरर थे, बड़े नेता थे. है ना परिवारवाद. और कितने नाम ले लूँ, बहुत नाम है ऐसे. सर, महायुतीतील आमदारांना भाजपकडून धडे घ्यावे लागत आहे. शिंदे आणि अजित पवार गटाला भाषणासाठी भाजपकडून मुद्दे येत आहेत. यात नवीन काय आहे? शिंदे किंवा अजित पवार यांच्या गटाला जे बोलायचं आहे, जे सांगायचं आहे, त्याचं स्क्रिप्ट हे संघ कार्यालयातून येतं किंवा भाजपच्या कार्यालयातून येतं. यात नवीन असं लपून असं काहीच राहिलेलं नाही. ते कुठे स्वतःची भाषा बोलतायत. तसं असतं तर त्यांनी शरद पवार यांच्यावरती अत्यंत घाणेरड्या शब्दामध्ये टीका केली नसती. हे भाजपचं धोरण आहे, संघाचं धोरण आहे, आणि ते अजित पवार व्यक्त करतायत. तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर रिपोर्ट सबमिट की गई है प्रेसिडेंट के पास, किस तरह से देखते हैं? रिपोर्ट है, रिपोर्ट सामने आने दो, सभी पार्टी से चर्चा होने दो. अब 2024 में तो नहीं होने जा रहा है ना, वो आगे की बातें आगे सोचेंगे. सर, अमित शाह का बयान आया कि उद्धव ठाकरे अपना स्टैंड क्लियर करें सीएए को लेकर. सबसे पहले अमित शाह अपना स्टैंड क्लियर करे. पुलवामा क्यों हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसका राजनीतिक फायदा किसने लिया. सबसे पहले अमित शाह ये स्टैंड क्लियर करे, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी कब होगी. आप विदेशी लोग हैं हमारे, उनकी घर वापसी की बात करते हो, लेकिन कश्मीरी पंडित जिनके ऊपर आपने वोट मांगे हैं, 370 का नारा दिया था हटाने का, उनकी घर वापसी क्यों नहीं हो रही है, वो आप पहले जवाब दीजिए. मणिपुर के लोग जो हमारे देश का हिस्सा है, अपना घर बार छोड़कर भाग रहे हैं, अपने यहाँ ही निर्वासित हो रहे हैं, उनको आप कब सहारा दोगे. हाँ, उस बारे में आप अपना स्टैंड क्लियर करें. सर, इलेक्ट्रॉल बॉन्डच्या माध्यमातून सर्वाधिक देणगी देणाऱ्या ज्या कंपन्या आहेत, फ्युचर गेमिंग आणि हॉटेल सर्व्हिसेस, त्यांची ज्यावेळी ईडी चौकशी चालू होती त्याच वेळी त्यांनी या देणग्या दिल्याचं असं देखील म्हटलं जातं. अशा अनेक कंपन्या आहेत ज्यांच्यावरती ईडी कारवाई सुरू होती. ती ईडी कारवाई थांबवण्यासाठी शेकडो कोटी रुपयाचे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स हे भारतीय जनता पक्षाच्या खात्यामध्ये जमा झाले. चला, थँक्यू. शिवसेनेचे 12 आमदार परत उद्धव ठाकरे गटाकडे परत आहेत. असीम सर्व त्यांनी यादीच वाचून दाखवली. मात्र यांच्यासाठी दरवाजे उघडे आहेत का? अजिबात नाही. जे गद्दार गेले ते आमच्यासाठी मेले. जे राहिले मावळे, त्यांनी संघर्ष करून लढून तुरुंगवास भोगून आमच्यासारख्याने हा पक्ष, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालचा पक्ष जिवंत ठेवला, वाढवला, आणि आता आम्ही जिंकण्याच्या मार्गावर आहोत. आणि त्या गद्दारांशिवाय आम्ही हा पक्ष आता उभा केला गेल्या 1.5-2 वर्षामध्ये. त्याच्यामुळे गद्दारांच्या संदर्भात हे दरवाजे उघडे नाहीत. इंडिया आघाडीच्या बैठकीला आज वेणुगोपाल आणि शरद पवार हे उपस्थित राहणार, त्याचबरोबर उद्धव ठाकरे देखील उपस्थित राहणार आहे का? नाही. कोणते मुद्दे असतील? कोणते मुद्दे नाही आहेत. ही एक औपचारिक बैठक आहे आणि यापुढे कोणती बैठक होणार नाही. शेवटचा हात फिरवण्याचं काम चालू आहे. यादीवर ती झाली का आम्ही लवकरच त्या संदर्भात घोषणा करू. सर, 2 रुपए पेट्रोल डीजल का भाव कम किया है अभी केंद्र सरकार ने, किस तरह से देखते हैं? क्या है 2 रुपया में क्या होता है? चुनाव है तो जनता के मुंह पर 2 रुपये मार दिया. लाखों करोड़ रुपया पहले जनता के पेट से वसूला है. हाँ, उसका क्या है? जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो सिलेंडर 400 रुपया था, अब 1100 रुपया है. अब 2 रुपया कम कर दिया, उससे क्या होता है? वैसा ही डीजल पेट्रोल का है.